हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और आज इस पांचवें लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन के बारे में और हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्लर नेप्रेल्स की सिंथेसिस में हम बीटा फिनाइल इथेनामाइड की रिएक्शन करवाते हैं POCl3 के साथ। POCl3 के साथ रिएक्शन करने पे बीटा फिनाइल इथेनामाइड 1 एल्काइल 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर हम इसका सेलेक्टिव डिहाइड्रोजनेशन करवा देते हैं तो हमें 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन मिलता है। आइए इस रिएक्शन को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म देखें। पहले स्टेप में जो बीटा फिनाइल एमाइड है उसके कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करता है फॉस्फोरस के ऊपर और फॉस्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रांसफर हो जाता है जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। अगले स्टेप में जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के वो अटैक करते हैं इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर और जो कार्बन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पे चले जाते हैं जिससे नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन बेंजीन में इस कार्बन से अटैच है वो हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव निकल जाता है और यहां से हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है। अगले स्टेप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके OPOCl2 नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है। तो हमें यहाँ से मिलता है 1 एल्काइल 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अब अगर हम इसका सेलेक्टिव डिहाइड्रोजनेशन करवा देते हैं तो हमें मिलता है 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन। आइए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन के बारे में। जो क्विनोलिन है आप ये मान सकते हो कि उसमें दो रिंग फ्यूज हो रखी हैं, एक पिरिडीन लाइक रिंग है और दूसरी बेंजीन लाइक रिंग है। अब जो पिरिडीन लाइक रिंग है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो डीलोकलाइज्ड हैं उनको नाइट्रोजन अपनी तरफ काफी हद तक अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से रिंग के जो कार्बन है कार्बन 2 कार्बन 3 और कार्बन 4 इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आके इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पहले ही डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इनके ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है तो वो उस रिंग के ऊपर करेगा, उस पोजीशन पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो और वो पॉसिबल है सिर्फ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन में प्रेजेंट है, यानी पोजीशन 5, 6, 7 और 8 जो पोजीशन है इनके ऊपर ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। सेम केस आइसोक्विनोलिन के लिए भी है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की पोजीशन 1 की बजाय 2 हो गई है, बाकी जो स्ट्रक्चर है बाकी जो रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्विनोलिन के जैसे हैं। तो अगर आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन की भी मैं बात करूं तो उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ पोजीशन 5, 6, 7 या 8 पे ही आके अटैक कर सकता है। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें क्विनोलिन की तो 4 पॉसिबिलिटी हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 5 पे अटैक करता है या 6 पे या 7 पे या फिर 8th पोजीशन पे अटैक करता है। मान लिया इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया पोजीशन नंबर 5 पे, पोजीशन 5 से इलेक्ट्रोफाइल का जब बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 6 पे, ये रेजोनेंस शो करेगा और हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अगर पोजीशन 6 के ऊपर मैं अटैक की बात करूं तो पोजीशन 5 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी फर्दर कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। पोजीशन 7 के केस में भी जब इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 7 पे अटैक कर रहा है तो पोजीशन 8 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस वजह से एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन पोजीशन 8 के केस में जब इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 8 पे अटैक करता है उस केस में पोजीशन 7 में पॉजिटिव चार्ज आता है जो फर्दर रेजोनेंस शो कर सकता है और हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। तो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर पोजीशन 5 या पोजीशन 8 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है तो जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी
2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जबकि पोजीशन 6 और 7 पे अगर कोई अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल तो एक एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और आपको पता है जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इसका मतलब इंटरमीडिएट स्टेबल कब बनेगा, जब पोजीशन 5 या पोजीशन 8 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और रिएक्शन उस मैकेनिज्म को फॉलो करती है जिसके अंदर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप क्विनोलिन की देखोगे तो उसके अंदर पोजीशन 5 या पोजीशन 8 पे ही इलेक्ट्रोफाइल आके प्रेफरेबली अटैक करेगा और वही प्रोडक्ट देगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्विनोलिन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। अगर ब्रोमिनेशन किया जाता है तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन या फिर 8 ब्रोमोक्विनोलिन ज्यादा प्रेफर्ड बनता है। अगर सल्फोनेशन करवाया जाए तो क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड या क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड बनता है। अगर नाइट्रेशन करवाया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो भी 5th पोजीशन और 8th पोजीशन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब क्योंकि सिमिलर केस आइसोक्विनोलिन के लिए भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो आइसोक्विनोलिन भी ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि क्विनोलिन, क्योंकि जो सेकेंड रिंग है वो तो सेम है दोनों के अंदर, क्विनोलिन में भी और आइसोक्विनोलिन में भी। ब्रोमिनेशन या फिर सल्फोनेशन या फिर नाइट्रेशन सभी केसेस में 5 या फिर 8 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो आज हमने बात की बिस्लर नेब्रिल्स्की सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। Thanks for watching.